हेलो एवरीवन, क्या आप सोच सकते हैं कि रियल एस्टेट से भी कोई बिलियनर बन सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज हम बात करने लगे हैं डोनाल्ड ब्रेन की, जो सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मतलब मालिक बने, सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में उनकी कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतना बिजनेस बिलियन एम्पायर खड़ा किया था सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू। आज हम इस वीडियो में डिटेल में उनकी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके रियल एस्टेट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठाया। जो जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रियल एस्टेट इनसाइट्स की, और इस आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे कि कैसे ये रियल एस्टेट से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगाई कि इतने कम टाइम में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1932 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में पैदा हुए और उन्होंने अपनी तालीम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल करी इंजीनियरिंग में। इनके खुद के वालिद मिल्टन ब्रेन खुद रियल एस्टेट का काम करते थे और एक मतलब फिल्म प्रोडक्शन का भी काम करते थे। मतलब इनके वालिद से ही ये काम चल रहा था रियल एस्टेट का, तभी इनका माइंड बना, क्योंकि इनके वालिद खुद फिल्म स्टार फिल्म प्रोडक्शन थे और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। 1958 में डोनाल्ड ने अपनी फर्स्ट मतलब इन्वेस्टमेंट की, किसी से मतलब उधार लेके इन्होंने $10,000 एक घर बनाया उससे, और उसको आगे प्रॉफिट्स मार्जिन लगाकर सेल कर दी। ये इनकी फर्स्ट मतलब इनकी एडवांटेज था। मतलब इन्होंने फर्स्ट इनका स्टेप था इनकी लाइफ में 1958 के टाइम। आप देख सकते हैं इन्होंने खुद के पास भी इनके पैसे नहीं थे, इन्होंने मतलब किसी से लिए थे लोन। तो उसी से इन्होंने $10,000 लिए और इन्होंने घर बिल्ड करा और उसे आगे प्रॉफिट्स में सेल कर दिया। इनकी ये पहला स्टेप था रियल एस्टेट की दुनिया में। 1963 में उन्होंने मिशन वीजो कंपनी को सीईओ फाउंड किया, जो एक लार्ज स्केल रेजिडेंशियल कम्युनिटी प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। 1977 में डोनाल्ड ने इरवाइन कंपनी में भी अपने कुछ शेयर्स खरीद लिए थे उस टाइम। ये कंपनी साउथ कैलिफोर्निया की सबसे लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी में से एक थी, जिनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की। और 1983 तक इन्होंने इरवाइन कंपनी के 100% मतलब शेयर होल्डर हो गए थे रेसिडेंशियल के जरिए। इन्होंने कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का इरादा किया उस टाइम, और इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, शुरू शुरू कर दी थी इन कंपनीज के थ्रू, रिटेल इन्वेस्टमेंट में करना और काफी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी। डोनाल्ड ब्रेन ने एरवाइन कंपनी के जरिए मतलब काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी उस टाइम, और इन्होंने काफी अच्छे मतलब लोकेशन पर देख के काफी प्रॉपर्टीज कमर्शियल बिल्ड करी इन्होंने एरवाइन कंपनी के थ्रू कैलिफोर्निया में। ऑरेंज काउंटी और सिलिकॉन वैली में उनके प्रोजेक्ट्स की डिमांड बूम कर गई। 1990s में उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रिटेल प्रॉपर्टीज से काफी मतलब उनको प्रॉफिट जनरेट हुआ। उनकी प्राइस काफी ही नॉर्मल प्राइस से अब चली गई थी, तो इनको उस टाइम 1990s में काफी प्रॉफिट देखने को मिला इनकी इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो इन्होंने कैलिफोर्निया में की थी। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड की पर्सनल नेटवर्थ की। डोनाल्ड की पर्सनल नेटवर्थ इस टाइम $18 बिलियन है। जी हाँ, इनकी सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू ही $18 बिलियन पॉसिबल हो पाई, और ये दुनिया के सबसे मतलब पहले शख्स हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू ही, सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू। और इनकी टोटल $18 बिलियन की नेटवर्थ है इस टाइम। एयरवाइन कंपनी की टोटल वैल्यूएशन मल्टी बिलियन डॉलर की है, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स और रिटेल प्रॉपर्टीज भी इनमें शामिल हैं, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स, रिटेल सेंटर्स और लैंड होल्डिंग शामिल हैं। अब हम बात करते हैं इनके एनुअल और मंथली प्रॉफिट्स की। इनके एनुअल और मंथली प्रॉफिट्स मतलब काफी ज्यादा है इरवाइन कंपनी के थ्रू, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये इनकम इनकी रियल एस्टेट की पैसिव इनकम से बढ़ती रहती है।
इनके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इनके मंथली प्रॉफिट वो भी अरवाइन कंपनी के थ्रू इनके $100 मिलियन के आसपास इनके प्रॉफिट्स होते हैं मंथली, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल लीज का बड़ा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की, ये कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुए हुए हैं। इनका पोर्टफोलियो ज्यादातर इनका साउथ कैलिफोर्निया और इसके आसपास ही इर्द गिर्द ही है। इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कैलिफोर्निया के आसपास ही है, क्योंकि इनको वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जहां ये इन्वेस्ट करके कुछ ही कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉफिट्स भी, जिसमें कमर्शियल ऑफिस स्पेस, लग्जरी अपार्टमेंट्स, होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स शामिल हैं। 115 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा ये कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करते हैं और 57,000 से भी ज़्यादा ये कमर्शियल यूनिट्स वगैरह ओन करते हैं और 5,000 के आसपास ये लग्जरी होम्स भी ओन करते हैं वाइन कंपनी के थ्रू। देख सकते हैं कि कितना लार्ज लार्ज पोर्टफोलियो ये हैंडल करते हैं। इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि ये इतने कम टाइम में रियल एस्टेट से बिलियनर बन पाया। इनकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है हर फील्ड में, मतलब इन्होंने किसी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, इन्होंने बाकी 3 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे लग्जरीज होम हो गए और काफ़ी मतलब और भी यूनिट्स वगैरह में, अपार्टमेंट्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी की और इनकी प्रॉफिट्स स्ट्रैटेजी की। डोनाल्ड ने लैंड बैंकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें वो प्रॉपर्टीज खरीद के उनको होल्ड करते थे और वेट करते थे। जैसे ही कंपनी की प्रॉपर्टी की प्राइस हाई चली जाती थी, वो उसको फौरन ही सेल कर देते थे। जैसे ये कोई किसी प्रॉपर्टी को 1 लाख डॉलर्स में ये खरीदते थे, उसका वेट करते थे या उन्हें रेनोवेशन करके उन्हें बेहतर बनाकर उसको आगे सेल कर देते थे। कुछ वेट करते थे, कुछ किसी को ये बेहतर बनाकर सेल कर देते थे प्रॉफिट्स पे। ये इनकी स्ट्रैटेजी रही उस टाइम और इसको कहते हैं लैंड बैंकिंग स्ट्रैटेजी, जिनका इन्होंने बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया था अपने इस टाइम में। उनकी लीजिंग स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस करती है, जो उनको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट मतलब कैश फ्लो देने का सबब बना। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड की डाइवर्सिफिकेशन की। इन्होंने सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज या इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, इन्होंने काफी और जगह भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। जैसे होटल्स हो गए, रिटेल शॉप वगैरह हो गई, काफी और मतलब अपार्टमेंट वगैरह में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ताकि हर सेगमेंट से प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। किसी एक पर ये भी मतलब स्टक नहीं हुए, इन्होंने भी अपने रियल एस्टेट में काफी डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। रियल एस्टेट में भी देखें, आप सोच सकते हैं इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी अर्ली चैलेंजेस की। डोनाल्ड को भी काफी अर्ली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफी रेगुलरिटीज का और काफी फाइनेंशियल का भी इनको मतलब सामना करना पड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिससे ये मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। इनको इधर उधर से मांगना पड़ता था, जहाँ कोई इनको देता था, कोई इनको मना कर देता था और इसी वजह से इनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने अपने विजन और माइंडसेट से इस सारी मुश्किलों का सामना किया और इस मुकाम तक पहुंचे जहां वो आज है। उन्होंने ऑरेंज काउंटी और सिलिकॉन वैली जैसी हाई वैल्यूज एरियाज में इन्वेस्टमेंट किए, जहां टेक कंपनीज की वजह से रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब हम बात करते हैं इनोवेशन इन रियल एस्टेट। इन्होंने क्या ऐसा इनोवेट किया रियल एस्टेट की मतलब मार्केट में। ब्रेन की रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग और सस्टेनेबल डिजाइन पर फोकस था। ये इनोवेशन ने एरवाइन कंपनी को इको फ्रेंडली और मॉडर्न डेवलपर के तौर पर पहचान दी। अब हम बात करते हैं ब्रेन की लीडरशिप की। ब्रेन की लीडरशिप बहुत ही मतलब डिसिप्लिन थी और काफी ये कैलकुलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन करते थे। ये मतलब ज्यादा फास्ट भी नहीं किया इन्होंने, मतलब मार्केट को समझ के इन्होंने अपनी एक्सपेंशन की। मतलब हर जगह पर ये नहीं कूदे, जहां इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके और कैलकुलेटेड मतलब अपने काम स्टार्ट किया। कभी भी इन्होंने काफी अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जो इनको लगे कि फ्यूचर में इन पे डाउट किया जा सकता है या इन पे लॉस हमें हो सकता है। इन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, इन्होंने हमेशा कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाई और उससे हमेशा फायदा उठाया। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड का बिजनेस मॉडल। डोनाल्ड का बिजनेस मॉडल बस दो ही चीजों पर कायम है, बाय एंड होल्ड। ये मतलब खरीद के होल्ड कर लेते हैं उन कंपनियों को, ताकि उनके प्राइस काफी हाई हो और ये उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके, जिसमें प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा सके और एक मतलब कैश फ्लो जनरेट किया जा सके, स्टेडी कैश फ्लो। प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट को खरीदने के बाद उन्हें हाई एंड और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में तब्दील करना उनकी सक्सेस का राज था। अब हम बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। इरवाइन कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन पे
हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज को लेवरेज करती है, जिसमें उनका फोकस हमेशा प्रीमियम लोकेशन और प्रीमियम क्लाइंट्स पर अट्रैक्ट करना होता है और उनसे डील्स बनाना होता है। अब हम बात करते हैं इनके अप्स एंड डाउन्स की। डोनाल्ड ब्रेंड मतलब 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इन्होंने काफी मतलब उस टाइम पोर्टफोलियो अपना होल्ड में ही रखा, और इनके जो आसपास जैसे और इनके तरह मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे, उनको काफी लॉस सहना पड़ा 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन इनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इनकी मतलब माइंडसेट की वजह से इन्होंने इतना हाई नुकसान अपना नहीं अचीव किया। मतलब इन्होंने होल्ड करा उस टाइम प्रॉपर्टीज को, और जैसे ही मार्केट दोबारा रिकवर हुई, तब उन्होंने मार्केट में दोबारा अपनी ग्रोथ बनाई। स्टेडी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म मतलब प्रॉपर्टीज पर फोकस रख के उन्होंने अपनी ये सारी अचीवमेंट हासिल की। मतलब उनका हमेशा से ही लॉन्ग टर्म विजन था। जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, काफी लोग समझे कि ये हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इनका माइंडसेट ये था कि ये तो मतलब 2-3 साल मैक्सिमम चलेगा, इसके बाद तो हम दोबारा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इसी वजह से इन्होंने उस टाइम भी अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करा, जिस टाइम काफी लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेल किए जा रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। तो इसी वजह से भी इनको काफी प्रॉफिट्स और काफी मतलब अचीवमेंट्स हासिल हुई इसी दौरान। अब हम बात करते हैं बिल ब्रेन की फिलेंथ्रोपी के बारे में। इन्होंने अपनी वेल्थ का बहुत ही बड़ा हिस्सा मतलब फिलेंथ्रोपी में डोनेट किया, जैसे कि एजुकेशन हो गई, और काफी इसी तरह मिलते जुलते मतलब मार्केट्स में इन्होंने काफी इन्वेस्ट किया, और इन्होंने मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब ऐसी फिलेंथ्रोपी में डोनेट किया, काफी मतलब अच्छे कामों में। एजुकेशन हो गई, काफी मतलब पॉवर्टी, इस सारी चीजों में इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की, बिलियंस ऑफ डॉलर। देखिए, आप सोच सकते हैं कि ऐसा शख्स जो सिर्फ इनकम अपने लिए ही नहीं कमाता, बल्कि वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए भी लगाता है। एयरवाइन कंपनी आज भी मार्केट में रियल एस्टेट में मतलब लीडर माना जाता है। मतलब इनके लेवल का अभी तक भी कोई नहीं आ सका, और इनका अभी भी यही फोकस है, लग्जरी होम्स को एक्वायर करना, काफी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बिल्डिंग को एक्वायर करना, और उनसे प्रॉफिट जनरेट करके आगे मतलब सेल कर देना। ये इनका अभी भी विजन है, और इनका लॉन्ग टर्म का भी यही विजन है कि ऐसे ही मार्केट को मतलब कैप्चर करना है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। डोनाल्ड ब्रेंड की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास फोकस मतलब फोकस माइंडसेट और पेशेंस और मतलब राइट स्ट्रेटेजी है, तो आप भी रियल एस्टेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किए। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे डोनाल्ड ब्रेंड ने कैसी अचीवमेंट्स हासिल की अपने रियल एस्टेट की फील्ड में। इनका ये मतलब रियल एस्टेट में आना तो ज़रूरी था, क्योंकि इनके फादर खुद भी रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन के काम में थे, तभी इनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ा। तो फिर भी देखें, इंटरेस्ट कभी कभार बढ़ता है और कभी कभार नहीं, लेकिन इन्होंने अपने फादर से भी ज्यादा मतलब 2 कदम आगे चले गए। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एम्पायर खड़ा कर दिया, वो भी सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी। जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग होगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर देखना चाहते हैं, किस मतलब ब्रांड पर, कंपनी पर, या पर्सन पर। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। और दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे मैं आने वाले टाइम में और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। A broken dream.